राम राम बच्चा पार्टी जय भोले का आप सभी का स्वागत है बिल्कुल ही नई वीडियो में। बेटा इस वीडियो में मैं आपको आज रिवाइज कराने वाला हूँ का फेवरेट टॉपिक IT 402 क्लास 10th का क्या वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। कई बच्चों को ये बहुत ज्यादा टफ लगता है तो मैं पूछता हूँ भैया दिक्कत नहीं लेनी, हम आ चुके हैं, पूरा पढ़ाने वाले हैं। तो बेटा शुरू करते हैं चैप्टर को। देखो मानता हूँ चैप्टर बड़ा है पर इजी है बिकॉज सब बेसिक बेसिक बातें यहाँ पर बताई गई हैं जो आप पहले 7th 8th से पढ़ते हुए आ रहे हो। पहला टॉपिक है वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। बेटा एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन होते क्या है पहले तो मैं ये जानना है। देखो कुछ लोग बेटा जो फिजिकली इम्पेयर्ड होते हैं, डिसेबल्ड है, जैसे कैसे भी किसी को कम सुनाई देता है या किसी को कम दिखाई देता है, तो उनके लिए भाई कंप्यूटर के जगत में कुछ ऐसे ऑप्शन डेवलप किए गए या क्रिएट करे गए जिससे उनको कंप्यूटर चलाने में क्या हो सके, आसानी हो सके। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं अपन, असिस्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो कि इनेबल करता है कि स्पेशली एबल्ड पर्सन को कंप्यूटर यूज करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को यूज कर सके। अब आपको इन ऑप्शन तक पहुंचना कैसा है, तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर पर कंट्रोल पैनल खोल लेना है। उसमें आपको ईज ऑफ एक्सेस सेंटर के लिए सर्च करना है, उसको खोल लेना है, आप इन सारे ऑप्शंस को एक्सेस वहीं से कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, जानते हैं कुछ अपने फेमस ऑप्शंस क्या होते हैं वहां पर। जैसे पहले होता है मैग्नीफायर का। अगर भाई किसी का जो विजन है वो थोड़ा खराब है, उसे दिखाई कम देता है, तो मैग्नीफायर टूल की मदद से बेटा इम्पेयर्ड विजन वाले लोग क्या कर सकते हैं, अपनी चीजों को बड़ा कर करके देख सकते हैं, एक एक पार्ट के स्क्रीन को। ठीक है, तो इससे उनका काम आसानी से हो जाएगा। बाकी मैग्नीफायर ऑन करने के लिए आप स्टार्ट मैग्नीफायर ऑप्शन जहाँ पे आपको मिलेगा वहां आप क्लिक कर सकते हो। देन नरेटर होता है अगला अपना इंपॉर्टेंट टूल। स्क्रीन नरेटर क्या करता है बेटा, वो रीड करता है जो भी टेक्स्ट लिखा होता है स्क्रीन पर लाउडली, या जहां पर आप क्लिक करते हो, जैसे आपके पास कोई नोटिफिकेशन आई है, मैसेज आई है, तो आपको रीड करके अपने आप बता देगा। तो मतलब ये इसका भी आप अच्छे से यूज कर सकते हो। ठीक है, ये भी आपको ईज ऑफ एक्सेस सेंटर में ही मिलने वाला है। डेफिनेशन आप यहाँ से याद कर लो, मैं आपको रिवीजन के तौर पर समझा दूंगा बस। ओके, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का भी बेटा हम यूज कर सकते हैं। मान के चलो भाई उंगलियां ढंग से काम नहीं कर रही है हमारी, ठीक है, ज्यादा तो हम कीबोर्ड का वैसे यूज नहीं कर सकते, तो हम भाई विजुअल कीबोर्ड का यूज कर लेंगे, माउस से सिर्फ एक ही उंगली की मदद से पूरा कीबोर्ड चला लेंगे वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अपना फिजिकल कीबोर्ड की जरूरत ही नहीं है। तो अपना चौथा इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पर क्या मिलता है अपने को, टूल सेटिंग सेटअप हाई कंट्रास्ट। इससे क्या होता है बेटा, जो आपका स्क्रीन का कंट्रास्ट है ना वो हाई हो जाएगा। तो हाई कंट्रास्ट एम्पलीफाइज द कलर कंट्रास्ट फ्रॉम सॉफ्ट टेक्स्ट एंड इमेजेस ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन टू रिड्यूस द आई स्ट्रेन। मतलब जो बेटा आंखों में दर्द होने लगता है ज्यादा गौर से गड़ाए रखने पर, तो वो क्या है, वो कम हो जाएगा, उतना दर्द नहीं होगा, और हमें ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्ट करने में, डिफरेंस पता करने में आसानी रहेगी। तो पुअर विजन वाले जो लोग हैं वो इसका मच बेटर वे में यूज कर सकते हैं। ओके, अब बाकी आपको बेटा जो और इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती है वो क्या होती है, माउस कीज। मान के चलो बेटा आपका कीबोर्ड जो है वो खराब, सॉरी आपका जो माउस है वो आपके पास है नहीं। अब आप क्या चाहते हो कि कीबोर्ड ही मेरा माउस बन जाए, तो बेटा आप माउस कीज को ऑन कर सकते हो। इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद क्या होगा, जो आपके कीबोर्ड पे नम पैड होता है ना, जहाँ पे सारे नंबर नंबर लिखे होते हैं ऐसे कॉलम में, रोज कॉलम में, तो वो आपका क्या बन जाएगा, माउस बन जाएगा। जैसे 7 आपका किधर जाता है, एकदम टॉप से लेफ्ट की तरफ जा रहा होता है, तो आप अगर 7 को दबाओगे तो आपका कर्सर इधर जाएगा, 9 को दबाओगे तो इधर जाएगा, और अगर आप बेटा 4 को दबाओगे तो इधर, 6 को दबाओगे तो ऐसे ऐसे जाएगा। तो ये आपका होता है माउस कीज। इनकी आप डेफिनेशन याद कर सकते हो कि दिस ऑप्शन enables a user to use a numeric keypad instead of mouse to move the mouse pointer। ओके, अगला क्या होता है बेटा, टर्न ऑन स्टिकी कीज। स्टिकी कीज क्या होती है, नाम ही बता रहा है बेटा, जो कीज चिपक गई हो। मान के चलो बच्चा पार्टी क्या होता है कि हमें कोई कंट्रोल अल्ट डिलीट करके एक शॉर्ट की है जो मुझे दबानी है। अब भैया मैं एक संग ये चीजें नहीं दबा सकता, मेरी उंगलियां उतनी फास्ट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, स्टिकी कीज को ऑन कर दूंगा। उससे क्या होगा, मैंने अगर कंट्रोल को दबाया तो वो दबा रहेगा अपने आप, चाहे मैं उसे छोड़ दूं उसका इफेक्ट बना रहेगा। देन जब तक मैं दूसरा नहीं दबाऊंगा तब तक वो अपना वही चलता रहेगा। तो इसलिए अगर कोई पर्सन एक संग ज्यादा कीज प्रेस नहीं कर सकता तो वो स्टिकी कीज को ऑन कर सकता है। आपको यहाँ से बेटा इसकी डेफिनेशन आसानी से मिल जाएगी कि भाई इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग 3 कीज एट वंस, यू, ठीक है, यू कैन यूज ऑन वन की बाय टर्निंग ऑन द स्टिकी कीज एंड एडजस्टिंग द सेटिंग्स। इन दिस वे यू कैन अपना प्रेस मॉडिफायर की एंड इट में रिमेन एक्टिव अंटिल अनदर की इज प्रेस्ड। तो ये आप इसको लिख सकते हैं आसानी से। बाकी कीबोर्ड शॉर्टकट भी आपको यहाँ बताए गए हैं, थोड़ा सा आप अपने आप एक सेकंड रीड कर लेना। अगली जो कीज आती है वो होती है टॉगल कीज। टॉगल कीज तो बेटा आप सभी जानते हो, जैसे जिनमें भी लाइट जलती है, कैप्स लॉक, नम लॉक, या अपना जो और भी स्क्रॉल लॉक होता है, तो उन कीज को ऑन आउट करके आप अपना अच्छा यूज कर सकते हो। आपको बार बार शिफ्ट दबा के अपना लेटर कैपिटल नहीं करना पड़ेगा, एक बार कैप्स लॉक दबाया और जो भी लिखोगे वो कैपिटल में ही आएगा। अगला होता है आपका फिल्टर कीज। फिल्टर कीज क्या होता है बेटा, इससे ना आपका कंप्यूटर रिकॉग्नाइज कर पाता है मल्टीपल की प्रेसेस को एज अ सिंगल की प्रेस। मान के चलो बेटा मेरे हाथों में कुछ, मतलब किसी के हाथ में कोई दिक्कत है, तो उसने क्या करा है, 3 4 कीज को एक संग दबा दिया, उससे एकदम हाथ उसके अपना क्या कर रहे हैं, हिल रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा कर दिया। अब लेकिन कंप्यूटर को हमें क्या पता करना है कि भाई तू इसको एक ही की समझ, मैंने चाहे 4 दबाई हो पर तू एक ही को मानी हो। तो हम क्या करेंगे, फिल्टर कीज को ऑन कर सकते हैं। उसमें क्या करेंगे भाई साहब, अपना जो अपन अगर एक से ज्यादा कीज भी प्रेस कर देंगे एक संग, तो वो सिर्फ एक ही की को माना जाएगा। ओके, अगली जो कीज आती है वो आती है बाउंस कीज। अब लेकिन बेटा कभी क्या है, किसी की टाइपिंग बहुत ज्यादा तेज हो सकती है, तो वो क्या चाहता है बहुत जल्दी जल्दी टाइप करे, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, माउस बाउंस कीज ऑप्शन को यूज कर सकते हैं कि भाई हम उन्हें बता सकते हैं
कि देखो, अगर गलती से कभी एक संग दबेगी तो तुम फ़िल्टर की ज़ोन करी वो कर ही रखी है हमने, तो वहाँ से तुम देख लोगे। लेकिन हाँ, कभी मैं जानबूझ के जल्दी दबा रहा हूँ, तो मेरे ना एक की को दबाने के बाद जो दूसरी की दबाऊँगा उसमें कुछ इंटरवल होगा, तो वो इंटरवल मैं बाउंस कीज़ के ऑप्शन में जाके डाल सकता हूँ। जिससे क्या होगा कि मेरा जो कीबोर्ड है वो ये बात समझ जाएगा। अगर इतने मिलीसेकंड के बाद हमें कोई की दबाए ये यूज़र अपना एक के बाद, तो भाई समझ लेना वो उसने जानबूझ के दबाई है और सही है, उस वो वैलिड कीस्ट्रोक मानी जाएगी। तो ये होती है बेटा बाउंस कीज़। ओके, इनकी भी आपको डेफिनेशन यहाँ पे आराम से देखने को मिल जाएगी कि जब फ़िल्टर की अवॉइड करती है प्रॉब्लम इन एक्सीडेंटल केस, तो कभी आप जानबूझ के भी चाहते हो कि कंप्यूटर इग्नोर ना करे, तो उस केस में आप बाउंस कीज़ का यूज़ कर सकते हो। अगली होती है रिपीट कीज़ और स्लो कीज़। ये क्या करेंगे बेटा, आपका इंटरवल आपसे डलवा लेंगे कि आप एक की प्रेस करने के बाद दूसरी की कितने इंटरवल में दबाते हैं। तो इससे क्या होगा भाई, वो प्रोसेस स्लो या फास्ट अपने हिसाब से होने लगेगा। ठीक है, आपको कोई ऐसा वो मामला छूटेगा नहीं। अगला टॉपिक आता है नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग में बेटा सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क? तो कंप्यूटर नेटवर्क में बी डिफाइंड एज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर सिस्टम और पेरिफेरल डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टुगेदर टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एंड शेयर रिसोर्सेज विद ईच अदर। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? वो बेटा ग्रुप होता है 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम का या फिर पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब जैसे स्कैनर, प्रिंटर ये सब हो गए, ठीक है? जो आपस में कनेक्टेड हैं और उनसे क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है और रिसोर्सेज भी एक्सचेंज कर रहे हैं अपन, ठीक है? रिसोर्स भी एक्सचेंज कर रहे हैं। तो उसी चीज़ को अपन कंप्यूटर नेटवर्क कह सकते हैं। अगला होता है भाई टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो बेटा पहला टाइप आता है अपना पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। देखो ये वाला जो टाइप ऑफ नेटवर्क कनेक्शन है कवर्स अ वेरी स्मॉल एरिया सच एज़ अ होम और ऑफिस केबिन। ठीक है? जैसे आपका अगर होम और ऑफिस केबिन में आपको कोई नेटवर्क क्रिएट करना है, अपने डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं, तो आप पर्सनल एरिया नेटवर्क वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? जैसे आज जो वाई-फाई टेक्नोलॉजी चल रही है वो क्या है बेटा, एक तरीके से पैन का एग्ज़ाम्पल है कि भाई हाँ 4-5 मोबाइल आपस में कनेक्ट कर लिए, एक लैपटॉप कर लिया, बढ़िया काम चल रहा है। इसकी रेंज जो होती है वो 10 मीटर से कम होती है। अब बात करें हम बेटा लैन, ये क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे आपको कोई स्कूल की बिल्डिंग है या ऑफिस की बिल्डिंग है, वहाँ पे आपको अगर 4-5 या 10-12 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करने हैं, तो आप लैन का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए या तो ईथरनेट केबल लगानी पड़ेगी या वाई-फाई से भी कर पाओगे इसको। इसकी रेंज जो होती है वो बेटा 10 किलोमीटर तक की होती है। बाकी इसमें आपका जो नंबर ऑफ सिस्टम है वो 2 से 1000 तक हो सकता है। मतलब 2 कंप्यूटर से 1000 कंप्यूटर तक आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके साथ आप प्रिंटर, फाइल सर्वर, स्कैनर भी अपने जोड़ सकते हो। अगला जो सिस्टम आता है बेटा वो क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन। देखो भाई, दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज ज्योग्राफिकली लार्जर देन लैन एंड कवर्स अ सिटी। के मतलब ये नेटवर्क की बात करी जाए तो ये लैन से तो ज्यादा एरिया कवर करता है। मतलब ये आपस में सिटीज के बीच में फैला होता है या पूरी सिटी में कई ब्रांचेज हैं आपके अपना होटल रेस्टोरेंट की, तो वहां पे आप मैन का यूज कर सकते हो। जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, पुलिस है एक सिटी की, तो वो मैन का यूज़ करेगी। और मैन में कि किन चीज़ों का ट्रांसमिशन के लिए हम यूज़ करते हैं, तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होती हैं, जिसके लिए हम फाइबर ऑप्टिक टे केबल्स का यूज़ करते हैं अलग-अलग कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। अगर कोई भी कंप्यूटर हमारा नेटवर्क में जुड़ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं अपन? उसे कहते हैं अपन नोड, ठीक है? ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अगला जो भाई नेटवर्क आता है, वो क्या होता है? द वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन। दिस इज़ द लार्जेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क, इट स्पैन अक्रॉस सेवरल कंट्री, सिटी या इवन द होल वर्ल्ड। मतलब ये सबसे बड़ा नेटवर्क है बेटा टाइप उसका। कि भाई ये पूरे 2 देशों के बीच में, 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच में हो सकता है। जैसे मान के चलो एयरलाइन्स वाले हैं या गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं या मल्टीनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन है, तो वो वैन से अपने डिवाइसेज़ को क्या करती हैं? कनेक्ट करती हैं। ये जो है वो यूज़ करता है बेटा फाइबर ऑप्टिक केबल्स का ट्रांसमिशन के लिए और माइक्रोवेव और सैटेलाइट्स का, ठीक है? अगला भाई बात कर लेते हैं एडवांटेजेस क्या है कंप्यूटर नेटवर्क के। तो यार देखो, शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर हो जाती है। मतलब आपको हर किसी के लिए अलग-अलग प्रिंटर नहीं लेना पड़ेगा। आपने पूरे नेटवर्क में एक प्रिंटर लगा दिया, उससे क्या हो जाएगा, सभी उसको यूज़ कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर हो जाती है कि आपने किसी एक के लिए बेटा सॉफ्टवेयर परचेज़ करा, सारे डिवाइसेज़ उसमें यूज़ कर सकते हैं उसको। शेयरिंग ऑफ फाइल्स आसानी से हो जाता है। उसके बाद बात करें तो बैकअप बना रहता है डेटा का। कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें रहती हैं कि कई जगह हमारी बचत हो जाती है, जैसे स्टोरेज में, सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में, इन जगहों पर। माइनर इफेक्ट ऑफ ब्रेकडाउन कि अगर बेटा कोई हल्का-फुल्का एक आध कंप्यूटर खराब हुआ है, तो उसका पूरे नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा क्या, पेपर और टाइम को बचा लेता है ये कि हाँ भाई, एक के पास इन्फॉर्मेशन दूसरे के पास लिख कर लेके जाओ, वो नहीं करना पड़ता है। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि भाई इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है। इनिशियल कॉस्ट का मतलब क्या है कि आपको शुरुआत में जब आप नेटवर्क सेटअप कर रहे होते हो, तो आपको बेटा केबल-एबल, स्विचेस, हब्स, राउटर, ये जो नेटवर्किंग डिवाइसेज़ हैं, ये आपको लगाने पड़ते हैं, तो पैसा बढ़ जाता है थोड़ा। मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन भी ज़रूरी होता है, जैसे भाई साफ-सफाई होती रहे, बाकी अपना उसके अलावा कि आपको पता होनी चाहिए, हाई टेक्निकल स्किल्स इसके लिए रिक्वायर होती हैं, कैसे वहाँ पर काम करना है नेटवर्किंग के डिवाइसेज़ के साथ आपको। तीसरा क्या है, मेजर इफेक्ट ऑफ ब्रेकडाउन। कभी-कभार अगर बेटा आपका सर्वर जो है वो खराब हो गया, तो भाई आपका क्या हो सकता है, पूरा नेटवर्क भी फेल हो सकता है। वायरसेस आ गए तो पूरा नेटवर्क बिगड़ जाएगा। सिक्योरिटी का भी कभी-कभार इश्यू रहता है कि आपने मतलब किसी ने
अनऑथराइज़ एक्सेस कर लिया कि जैसे आपके नेटवर्क में फायरवॉल्स नहीं थी, तो उनकी वजह से कोई वायरस-आयरस आ गया या हैकिंग हो गई है, तो उसमें भी पूरा नेटवर्क अपना फेल होने के चांसेस करता है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं, बाकी एडवांटेजेस भी आप समझ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर कैसा होता है। तो यार 2 टाइप से नेटवर्क हम बना सकते हैं। पहला होता है भैया पीयर टू पीयर या फिर दूसरा होता है क्लाइंट सर्वर। पीयर टू पीयर बेटा उस अपना क्या फ्लो फॉलो करता है, लॉ ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब भाई उसमें सारे जो कंप्यूटर्स हैं, वो इक्वल इक्वल अपना दर्जे पे बैठे हैं कि अब सारी अपने कनेक्ट होकर अपनी रिसोर्सेज को शेयर करेंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। इसलिए उनको क्या कहा जाता है, पीयर, यानी एक दूसरे के भाई बंधु हैं। ठीक है? अब इसमें क्या होगा बच्चा पार्टी, ये तो भाई अपना हो जाएगा, जैसे अपन 4-5 दोस्त लैपटॉप कनेक्ट कर रहे हैं अपना गेम वेम खेलने के लिए, तो अपन सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं ऐसे ही। पर दूसरा जो टाइप होता है नेटवर्क का, वो क्या होता है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। उसमें क्या होता है बेटा, एक जो कंप्यूटर होता है वो तो होता है सर्वर, जिसके पास सारा मेन डेटा होता है, और वही क्या करता है, अपने बच्चे जो क्लाइंट हैं उन सबको क्या करेगा, डेटा शेयर करता है। तो यहाँ पर जो डेटा शेयर करने वाला है वो सिर्फ एक ही कंप्यूटर है, और डेटा लेने वाले कई सारे होते हैं। जो क्लाइंट है वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेंगे और सर्वर उनको डेटा भेज देता है। पर कभी भी क्लाइंट अपना रिसोर्सेज या डेटा शेयर नहीं करते हैं, सिर्फ वो सर्वर से माँगते हैं। ठीक है? यहाँ पर ये जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है वो 2 मतलब पार्ट कंसिस्ट करता है, फ्रंट एंड और बैक एंड, ये आपको समझना है यहाँ पर। इसके डिफरेंसेस भी आप आराम से यहाँ पढ़ सकते हैं, मैंने लिख दी हैं। ओके, मैंने क्या बुक में लिखे हुए थे। अब बात कर लेते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस की। तो बेटा पहला नेटवर्किंग डिवाइस आता है आपका स्विच। देखो स्विच एक ऐसा डिवाइस है जिसको आप अगर कनेक्ट करोगे डिफरेंट कंप्यूटर्स से, तो क्या होगा, आपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा भेजा, तो उस डेटा को स्विच आसानी से उस डेस्टिनेशन डिवाइस तक ले जाएगा। ये आपको चाहिए ही चाहिए अगर ऐसा करना है आपके कंप्यूटर में। ये क्या यूज़ करता है, पैकेट स्विचिंग टेक्निक को यूज़ करता है। ये टेक्निक क्या है, अभी आगे आने वाली है। रिपीटर बेटा एक और नेटवर्किंग डिवाइस है जो बेसिकली क्या करता है, कॉपी करता है इन्फॉर्मेशन जो उसके पास आई है, और फिर उसको दोबारा से ताकत देकर अपने लॉन्ग डिस्टेंस अगर कहीं पर सिग्नल जाने हैं वहाँ तक भेज देगा। मान के चलो मैंने कुछ डेटा भेजा अपने कंप्यूटर से, तो मेरे सिग्नल जाते-जाते कुछ इतने खराब हो गए, तो अगर रिपीटर से के थ्रू होते हुए वो लोग जाएँगे ना, तो उनको क्या होगा, दोबारा से स्ट्रेंथ दे दी जाएगी, जिससे वो एकदम बढ़िया होकर रीजेनरेट होकर हमारे डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएँगे। ये बेटा वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर क्या है, थोड़े वीकेंड और डिस्टॉर्टेड सिग्नल्स पहुँचते हैं। ऐसा क्या होता है कि कई जगहों पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, तो वहाँ पर ऐसा हो पाता है। हब क्या होता है, हब बेटा बिल्कुल स्विच की तरह ही एक सिमिलर डिवाइस होता है, पर क्या करा, अगर मान के चलो मैंने नेटवर्क को अपने हब से कनेक्ट कर रखा है और मैंने कोई अपनी इन्फॉर्मेशन भेजी, ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, तो वो क्या करेगा, सिर्फ उसी तक नहीं लेके जाएगा, जितने भी डिवाइस हब से कनेक्टेड है सब पर वो स्विच ले वो सब पर वो क्या ले जाएगा, इन्फॉर्मेशन ले जाएगा। तो इसलिए अपन इसे डंब स्विच भी कहते हैं, या एक बुद्धू स्विच है ये। अगला है वही राउटर। राउटर बेटा एक और नेटवर्किंग डिवाइस है जो क्या करता है, हमारी इन्फॉर्मेशन को राउट करता है। मान के चलो इस पर क्या हुआ, नेटवर्क अपना कुछ डेटा पहुँचा, तो फिर उसके हेडर में ये देख लेता है कि कहाँ से जाना है, क्या कैसे पहुँचाना है, फिर ये बेस्ट रास्ता निकालता है। भाई देखो हवा नेटवर्किंग में भी तो रास्ता होता है, जैसे हमारे शहर में रास्ता है, वैसे ही नेटवर्किंग की भी गलियाँ हैं कि कौन-सी गली से होकर डेटा पहुँचाया जाए, तो वो हमारा राउटर देख लेता है। अगला आता है आपका ब्रिज। ब्रिज क्या करता है बेटा, ये एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि 2 नेटवर्क सेगमेंट्स के बीच में डेटा को ट्रैवल करवाता है, जो कि सेम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे होते हैं। मान के चलो मैंने एक नेटवर्क के 2 सेगमेंट बना दिए हैं, तो उनको बेटा कनेक्ट करने के लिए आपस में ब्रिज का यूज़ करते हैं। नाम ही बेटा इसका ब्रिज है, 2 पार्ट्स को कनेक्ट करने वाली चीज़, ठीक है? अब इंटरनेट, इंटरनेट बेटा क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा भाई नेटवर्क है। ग्लोबल इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क अराउंड द वर्ल्ड इज़ नोन एज़ इंटरनेट। बात कहें इंटरनेट को हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कह सकते हैं, कि कई सारे छोटे-छोटे नेटवर्क का ग्रुप क्या कहलाएगा, हमारा इंटरनेट कहलाएगा। ठीक है? इसमें सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको भाई गवर्न किए जाते हैं, ठीक है? जैसे एफटीपी हो गया, टीसीपी है, आईपी है। अब अगला जो टॉपिक आता है वो क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? तो देखो वर्ल्ड वाइड वेब को अपन डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू भी कहते हैं, बाकी वो इज़ अ वे ऑफ एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन है ओवर द इंटरनेट। इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड वेब पेजेस। सर टिम बर्नर्स-ली along with रॉबर्ट कैलियू invented the world wide web working at CERN। कि मतलब इन लोगों ने इसे इन्वेंट किया था जब वो लोग अपना CERN में काम कर रहे थे 1990 में। अगला जो होता है भाई, इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आपके पास क्या-क्या होना चाहिए? एक कंप्यूटर होना चाहिए, खैर अब उसकी ज़रूरत नहीं, मोबाइल से भी काम चल जाएगा। एक मॉडेम होना चाहिए, मॉडेम क्या होता है, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। वो क्या करता है भाई, सिग्नल अपना जो है वो रिसीव करेगा टेलीफ़ोन लाइन से या केबल से या सैटेलाइट कनेक्शन से, और फिर हमारे तक पहुँचाएगा। पर अब तो खैर उसकी भी ज़रूरत जो है वो नहीं रही है। उसके बाद अपने को क्या चाहिए होता है, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का अकाउंट चाहिए होता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या चीज़ है भाई, ये एक ऑर्गनाइज़ेशन है जो हमें प्रोवाइड कराती है एक्सेस किस तक, हमारे इंटरनेट तक। इंटरनेट तक हमें एक्सेस प्रोवाइड कराती है, या तो वायर्ड या फिर वायरलेस। जैसे आपसे जो सिम वाले हैं वो बेटा किस चीज़ का पैसा लेते हैं? वो इस चीज़ का पैसा लेते हैं क्योंकि वो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं। मतलब वो खुद में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वहाँ पर। तो वो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराने की फैसिलिटी देते हैं, आपको अकाउंट बनाते हैं और आपको उस पूरे नेटवर्क से जोड़ देते हैं जहाँ पर भी इंटरनेट फ्लो कर रहा होता है। अगली चीज़ आपको ब्राउज़र चाहिए जहाँ पर आप नेट से कुछ भी चलाओगे, ठीक है?
ये काम हो गए। अब आ जाओ डिफरेंट इंटरनेट कनेक्शंस पर। देखो पहला बेटा यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि इंटरनेट कैसे-कैसे भेजा जा सकता है। तो पहला जो कनेक्शन है वो है डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन में क्या कि हम टेलीफ़ोन जो केबल लाइन्स होती हैं उनका यूज़ करते हैं बेटा इंटरनेट को पहुँचाने के लिए। लेकिन इनमें भैया क्या कर सकता है यूज़र एक टाइम पे एक ही बात कर सकता है। या तो वो डेटा भेज सकता है या डेटा ले सकता है। ठीक है? ये मतलब या तो वो उससे फ़ोन कर ले भाई टेलीफ़ोन केबल से अगर वो डेटा ले रहा है तो, या फिर उससे वो इंटरनेट चला ले। ये काम वो आपस में कर सकता है एक ही बार बस। अब मतलब एक बार में एक काम। अब दूसरा क्या आता है डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये बेटा सेम होता है कि इंटरनेट इसमें किससे जाता है टेलीफ़ोन केबल से ही जाता है, पर इसमें जो स्पीड है वो क्या होती है इससे हाई होती है पुराने वाले से, तो इसलिए हमारा जो ट्रांसमिशन है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तीसरा है केबल इंटरनेट। केबल इंटरनेट का मतलब क्या बेटा जो टीवी की लाइन होती है ना केबल वाली उनसे डेटा आपका फ्लो हो रहा होता है या इंटरनेट फ्लो होता है, ठीक है? आपको वहाँ से एक्सेस मिल जाता है, तो इसकी जो स्पीड है वो डीएसएल से भी ज़्यादा होती है, इसको अपन क्या कहते हैं ब्रॉडबैंड कहते हैं। तो अगर कोई पूछे ब्रॉडबैंड क्या है तो आप कहेंगे कि डीएसएल और केबल इंटरनेट सिस्टम को ही क्या कहते हैं ब्रॉडबैंड कहते हैं। अब बात करें सैटेलाइट कनेक्शन की, तो यार सैटेलाइट कनेक्शन में जैसे आपने देखा होगा जो डिश आपकी टीवी की लगी होती है ना वो सैटेलाइट से सिग्नल ले रही होती है, तो वो होता है सैटेलाइट सिग्नल। इसकी जो स्पीड है बेटा वो ब्रॉडबैंड से कई गुना ज़्यादा होती है, बिल्कुल आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगला क्या है 3G 4G 5G सिस्टम। ये कुछ नहीं बेटा बल्कि ये क्या है बाबूजी, ये आपका जनरेशन होती है किसकी ब्रॉडबैंड इंटरनेट की। जो आपके पास वायरलेस इंटरनेट आ रहा है उसकी जनरेशंस होती है और उसमें हर जनरेशन में आपकी 10 गुना स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। अगला है भाई आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या व्हाट इज़ वाई-फाई? वाई-फाई क्या होता है? तो यार इट इज़ अ पॉपुलर टेक्नोलॉजी थ्रू व्हिच कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइसेस एक्सचेंज डेटा वायरलेसली ओवर द इंटरनेट। Wireless internet connects a home business or organization to the internet using a radio link between the customer location and service provider facility। कि ये पॉपुलर टेक्नोलॉजी है जो हमारे कंप्यूटर मोबाइल डिवाइसेस को क्या करती है कनेक्ट करती है डेटा को एक्सचेंज करने के लिए, वो भी वायरलेसली बिल्कुल। और वायरलेस इंटरनेट क्या करता है हमारे होम या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आपस में कनेक्ट कर देगा रेडियो लिंक की मदद से कस्टमर लोकेशन को सर्विस प्रोवाइडर की फैसिलिटी से। वाईफाई को तो बेटा आज तक ज्यादातर घर में यूज किया जा रहा है और वहां यूज करते हैं जहाँ पर वायर्स का यूज करना मुश्किल है। अगला होता है भैया वाईमैक्स। वाईमैक्स कुछ नहीं बल्कि वाईफाई के पिताजी हैं। वाईफाई की जो रेंज है वो सिर्फ 100 फीट तक ही होती है, पर जो इसकी जो रेंज है वो बेटा 50 किलोमीटर तक हो सकती है वाईमैक्स की। और जहाँ वाईफाई की जो स्पीड अच्छा, पर रेंज ज़्यादा होने से इसकी स्पीड कम हो जाती है। इसकी स्पीड सिर्फ 70 एमबीपीएस होती है, वहीं पर वाईफाई की स्पीड 2 जीबीपीएस तक की आती है। व्हाट इज़ वाई-फाई हॉटस्पॉट यार? शायद तुम ये वीडियो भी हॉटस्पॉट से ही देख रहे होंगे बेटा। वाई-फाई हॉटस्पॉट इज़ अ फिजिकल लोकेशन फ्रॉम वेयर वाई-फाई कैन एक्सेस टू द इंटरनेट इज़ अवेलेबल। कि मतलब वाई-फाई एक्सेस टू द इंटरनेट हमारे पास क्या होता है अवेलेबल होता है। हॉटस्पॉट कैसा हो सकता है प्राइवेट भी और पब्लिक भी। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं डेटा ट्रांसफर होता कैसे है इंटरनेट में। जो आपको पैकेट स्विचिंग टेक्निक बताई थी वो क्या होती है? देखो बेटा जैसे मान के चलो आपको ईमेल भेजना चाहते हो, वो इन्फॉर्मेशन है। तो क्या होगा इन्फॉर्मेशन पहले आपकी पैकेट्स में जाती है, फिर उसे क्या करता है कंप्यूटर समझ जाता है कि इसे कैसे उस दूसरे डेटा के साथ मिलाना है। और उसके ओरिजिन और सोर्स को भी पहचान लेता है। देन फाइनली वो डेटा की डेस्टिनेशन तक उसे पहुँचा देता है। तो इसी जो टेक्निक को कहते हैं, वो क्या कहते हैं अपन पैकेट स्विचिंग कहते हैं। अब इसको ज़रा डिटेल में देखते हैं। क्या मान के चलो ईमेल था आपका, तो पहले क्या होगा उसके छोटे-छोटे टुकड़े करे जाएँगे, पैकेट में करा जाएगा। फिर उस पैकेट को रिसीवर और सेंडर का एड्रेस लगा के भेज दिया जाएगा वहाँ से। अब क्या होगा जब पैकेट रिसीवर डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे तो उन्हें देखा जाएगा कि ये मैसेज कैसे आया था, पहले नंबर का पैकेट कौन-सा है, दूसरे का कौन-सा है, तीसरे का कौन-सा है। तो फिर इनको दोबारा उसी शेप में मिक्स करके बेटा अपना रिसीवर जो है वो रिसीव कर लेगा और हम कहेंगे कि हमारे पास बिल्कुल वैसा ही मैसेज आ चुका है, हमने मैसेज रिसीव कर लिया है। इंटरनेट तो मैं आपको बता ही चुका, ये हटाओ। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट आप आराम से रीड कर सकते हो, बहुत आसान है बेटा। डिसएडवांटेजेस भी आराम से देख सकते हो। अब वर्ल्ड वाइड वेब भी हो गया, वेब सर्वर क्या होता है ये जान लो। देखो इंटरनेट जो है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है, तो क्लाइंट क्या है ये कंप्यूटर है नेटवर्क पे जो कि रिक्वेस्ट करता है सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क, और सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट कंप्यूटर। तो बेसिकली वही सर्वर और क्लाइंट की डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है आपको कि सर्वर कौन जो रिक्वेस्ट का रिसीव करे और क्लाइंट कौन जो रिक्वेस्ट सेंड करे। वेब क्लाइंट क्या होता है? बहुत आसान है। वेब क्लाइंट इज एन एप्लीकेशन दैट कम्युनिकेट्स विद अ वेब ब्राउज़र। वो एप्लीकेशन होती है जो कम्युनिकेट करे किसके साथ? वेब ब्राउज़र के साथ यूजिंग हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके। अगला जो है वेब ब्राउज़र, इसकी मैं नहीं समझाऊँगा यार, बहुत आसान है ये तो। ठीक है, वेबसाइट्स क्या होती हैं? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जी, ठीक है। और वेब पेज क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है जो कि एचटीएमएल लैंग्वेज में लिखा गया है। एचटीएमएल क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये टॉपिक भी यहीं कवर हो जाता है। अगला क्या है? होम पेज। भाई देखो किसी भी वेबसाइट का होम पेज क्या होता है? स्टार्ट पेज होता है या फ्रंट पेज होता है उस मेन वेबसाइट का।
ठीक है? तो इस पेज से हमें इंट्रोडक्टरी डिटेल मिल जाती है उस वेबसाइट के बारे में और लिंक्स भी मिल जाते हैं कई सारी इंटरकनेक्टेड वेबसाइट्स के बारे में। वेब पोर्टल क्या होता है या वेब पोर्टल ऐसा कस्टमाइज्ड वेबसाइट है दैट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ वाइड एरे ऑफ सोर्सेस इन अ कंसिस्टेंट एंड यूनिफॉर्म्ड मैनर कि जिस पर हमें क्या मिलती है कई सारी सोर्सेस मिल जाती हैं इन्फॉर्मेशन की कंसिस्टेंट और यूनिफॉर्म मैनर में। जैसे आप गवर्नमेंट की वेबसाइट को क्या कहते हैं कि उस पे देखो पोर्टल पे इन्फॉर्मेशन आई है नहीं है, वो वाली जो चीज़ है वही ये है। अगला वेब एड्रेस, जैसे बेटा आपके घरों के एड्रेस होते हैं तभी कोई आदमी आप तक पहुँच पाता है, तो ऐसे ही क्या होता है भाई अपना यूआरएल होता है, यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या होता है एड्रेस होता है जिससे हम किसी भी वेबसाइट को क्या करते हैं आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं। ये स्टैंडर्ड वे होता है किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने का। अगली जो चीज़ है यहाँ पर वो आती है इंस्टेंट मैसेजिंग की। यार जो आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम आज चला रहे हो वही होता है बेटा इंस्टेंट मैसेजिंग। ये मतलब क्या है इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि इंटरनेट की मदद से किया जा रहा है और वो हमको ऑफ़र करता है इंस्टैन्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर कि आप जो टेक्स्ट बेस्ड मैसेज है उनका इंस्टेंटेनियस एकदम इंस्टेंटली क्या कर सकते हो ट्रांसमिशन कर सकते हो। उसमें क्या होता है ऑडियो, चैट, वीडियो भाई आजकल तो सभी जा रही है देखा जाए तो। ठीक है? अब इसके एग्ज़ाम्पल मैं तुमको दूँ? अच्छा पहले देख लो फीचर क्या है? ये आपको हमेशा कनेक्ट करा रखेगा, एडोरेबल अफोर्डेबल वे है। बाकी सॉफ्टवेयर से आप 2 या 4 लोगों से भी भाई काम कर सकते हो, बात कर सकते हो और हिस्ट्री भी आपके फ्यूचर के लिए सेव होती है। एग्ज़ाम्पल तो शायद मुझे देने नहीं पड़ेंगे क्योंकि आप तो अब पता ही है टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम भी हो गया आज तो ख़ैर वो यहाँ है नहीं। ख़ैर कोई बात नहीं। अब बात करते हैं ब्लॉग्स क्या होते हैं। ब्लॉग्स होता है बेटा ब्लॉग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स वेब एंड लॉग कि वर्ड वेब और लॉग के कॉम्बिनेशन को ब्लॉग कहते हैं। लॉग इज़ एन ऑफिशियल रिकॉर्ड और इवेंट। अब देखो लॉग क्या होता है? आपने देखा होगा कि आपके जो टीचर हैं वो क्लास में लॉग बुक मेंटेन करते हैं, तो उसमें पूरे दिन के इवेंट्स की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो वही होता है लॉग। अब लॉग से बनता क्या है? ब्लॉग। अब भैया ब्लॉग में क्या होता है हम पूरे दिन का अपना इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, पूरा रूटीन अपना या कुछ भी अच्छी-अच्छी टॉपिक पर अपन बातें या एक अपना बोले तो आर्टिकल लिख के शेयर कर सकते हैं, अपनी ओपिनियन उस पे बता सकते हैं। इसकी कुछ फेमस वेबसाइट है जैसे वर्डप्रेस है, ब्लॉगर है, टम्बलर है, वीबली है। इंपॉर्टेंट फीचर क्या होते हैं कि आपको इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड होता है। कुछ ब्लॉग एडिटर इस समय ऑफलाइन भी आ रहे हैं पर चेंजेस करने के लिए आपको ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा। बाकी आप इसके संग बेटा अपने यूज़र्स के संग इंटरैक्ट कर सकते हो, ब्लॉग बनाकर उनके कमेंट का आंसर दे सकते हो, उन पर अपना भरोसा बना सकते हो आप। बाकी इसके लिए आपको ब्लॉगिंग टूल्स की ज़रूरत होती है भाई ब्लॉग लिखने के लिए और ब्लॉग को आप किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हो। बिज़नेस हो, एजुकेशन हो या ट्रैवल, मार्केटिंग जो भी आप लिखना चाहते हो। ठीक है? वो आप सब ब्लॉग लिख सकते हो। देखो जो ऑथर होता है ना ब्लॉग का उसे क्या कहते हैं? ब्लॉगर कहते हैं। बाकी जो ब्लॉग लिखने की प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं ब्लॉगिंग। ठीक है? और भाई जो वो पोस्ट करते हैं वहाँ पर या उसमें अपडेट करते हैं उसे क्या कहते हैं अपन ब्लॉग पोस्ट कहते हैं। ब्लॉग के स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है? हेडर आता है, देन उसके बाद मेन कंटेंट आता है, फिर साइड बार भी होते हैं जिसमें हमारी सोशल प्रोफाइल्स और फेवरेट कंटेंट भी होती है। उसके बाद बेटा फुटर में आपके रिलेवेंट लिंक और डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी ये सब डला होता है। मेन जो चीज़ है वो है मेन कंटेंट ये वाला, ठीक है? डिफरेंस क्या होता है बेटा ब्लॉग और वेबसाइट में? सर आप कहोगे कि ब्लॉग भी एक वेब पेज है और वेबसाइट भी वेब पेज का एक ही ग्रुप होती है, तो फिर डिफरेंस क्या है? देखो वेबसाइट में जो अपडेट होते हैं वो बेटा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आते हैं, ऐसा नहीं कि रोज़-रोज़ आधे-आधे घंटे में अपडेट हो रहा है। पर जो ब्लॉग है वो बेटा बहुत जल्दी-जल्दी अपडेट रिसीव करते हैं, चाहे वीकली, डेली या कभी-कभी तो 1 घंटे में से कम टाइम में भी उन पर अपडेट आ जाते हैं। ठीक है? तो उनमें डिस्कशन होता है वहाँ पर, जिससे कि भाई अपना जो ऑनलाइन कन्वर्सेशन है उसे प्रमोट किया जा सके। ठीक है? इसके एग्ज़ाम्पल है कोमाना या अच्छा ये कुछ ऑफ़लाइन ब्लॉग एडिटर हैं जो आपको ऑफ़लाइन ब्लॉग लिखने में तो हेल्प करेंगे पर आपको अपलोड करने के लिए ऑनलाइन जाना पड़ेगा। कोमाना है, ओपन लाइव है, ब्लॉग डेस्क है, स्क्राइब फायर है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। तो उसके बारे में तो तुम सब जानते ही हो। अगली जो भाई चीज़ है वो बहुत आसान शुरू होती है बेटा क्या ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस का यूनिट। यार ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन क्या है? ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन इज़ अ पेमेंट मेथड इन व्हिच द ट्रांसफर ऑफ मनी हैपेंस ऑनलाइन बस इतना। ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस जिसे हम ओएलटीपी भी कहते हैं, वो क्या है? एक सिक्योर और पासवर्ड प्रोटेक्टेड प्रोसेस है। उसमें 3 स्टेप होते हैं, क्या? रजिस्ट्रेशन, प्लेसिंग एन ऑर्डर और पेमेंट। ठीक है? जैसे आपने पहले अमेज़न से ऑर्डर करा, ठीक है? पहले आपने अपने आप को रजिस्टर करा वहाँ पर, देन ऑर्डर करा और देन उसका पेमेंट करा। ये 3 चीज़ें हैं। जैसे एटीएम मशीन हो गया, फ्लिपकार्ट, अमेज़न जो है वो इन सब का क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं आजकल। अब ई-बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग क्या होती है सर? देखो कंप्यूटर जो है ना बेटा आज वो इंडिस्पेंसेबल पार्ट बन गया है मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम का। अब ऐसा नहीं है कि वो भाई थई की थई लगी है कॉपियों की उनमें लेख-जोड़ हो रहा है, नहीं। आज भैया सब चीज़ें कंप्यूटर में है, डेटा हाल अपडेट वहीं हो जाता है, खुल वहीं से जाता है। आज बैंकिंग का भी सारा काम आज आप किसी भी बैंक में चले जाना, आपको लोगों से ज़्यादा तो वहाँ कंप्यूटर दिखने वाले हैं। तो उसमें क्या है आप हर चीज़ वहाँ पे कर सकते हो, मनी ट्रांसफर कर सकते हो ऑनलाइन बैठे-बैठे, फिक्स्ड डिपॉज़िट चेक कर सकते हो, अकाउंट चेक कर सकते हो और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ मिल जाती हैं। इसके एडवांटेजेज़ यहाँ पर लिखे हुए हैं कि भाई 24/7 है सब कुछ अवेलेबल। आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, विथड्रॉ भी कर सकते हो एटीएम की मदद से और एफिशिएंट वे है यहाँ पर। बाकी आप अपने अकाउंट की समरी भी चेक कर सकते हो। अगला क्या है डिसएडवांटेजेस
वो ये बेटा कभी हैक हो गया तो भाई तुम्हारे पैसे उड़ भी सकते हैं। अगर कभी बैंक का सर्वर काम नहीं कर रहा है तो तुम ट्रांज़ैक्शन नहीं भी कर पाओगे। इंटरनेट होना ज़रूरी होता है, अगर नहीं हुआ तो कुछ होगा नहीं, बस ये डिसएडवांटेजेस हैं। अगला जो टॉपिक है वो है यार ई-शॉपिंग और ई-कॉमर्स का। इसके बारे में तो शायद मैं क्या ही बात करूँ। देखो भाई, इंटरनेट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर कैरिंग आउट बिज़नेस ऑपरेशन एंड दिस सेट ऑफ ऑपरेशन इज़ नोन एज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कि मतलब भाई इंटरनेट को जब यूज़ किया जाने लगे बिज़नेस ऑपरेशन को कैरी कराने के लिए, तो उन ऑपरेशंस को अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या फिर ई-कॉमर्स कहेंगे। ये क्या होता है, इंटरनेट सर्विसेज होती हैं ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स अपोज़्ड टू यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ बाइंग गुड, या फिर आप घर बैठे फ़ोन कर दो। मतलब पुराने मेथड से यूज़ करे बिना आप नई ऑनलाइन ही क्या कर लो, परचेज़िंग कर लो। इसके एडवांटेजेस भी यही है कि आपको कन्वीनियंस बहुत रहती है, आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में तो आप ऑनलाइन कहीं से भी मँगा सकते हो। बाकी आपको कॉम्पिटिशन में अच्छा खासा प्राइस में देखा जाता है कि भाई कमती बढ़ती है, सेल्स आती रहती हैं, वो सब भी आपको इफ़ेक्ट करती हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? रिटर्न होने में काफ़ी दिक्कत आएगी, बाकी आप टच करके नहीं देख सकते, फ़ील नहीं ले सकते, वारंटी-गारंटी का आप कुछ इश्यू नहीं कर पाओगे अच्छे से, ये सब रहता है। अब अगली जो बात है वो आती है बेटा इंटरनेट सिक्योरिटी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप सब आज इंटरनेट चलाने वाले हैं तो ये जानना तो इंपॉर्टेंट है ही। इंटरनेट सिक्योरिटी या फिर साइबर सेफ्टी, इट इज़ द सेफ यूज़ ऑफ इंटरनेट और डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स इन ऑर्डर टू कीप पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेफ एंड सिक्योर बाय मिनिमाइजिंग सिक्योरिटी रिस्क। मतलब ये क्या है, ये सेफ यूज़ ऑफ इंटरनेट का करना है विद कुछ टूल्स की मदद ली हुई, जिससे हम अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसे सेव कर सकें और सिक्योरिटी रिस्क को एकदम कम से कम कर दें। The term digital footprint refers to the trail, traces और footprints that people leave online। ठीक है, तो बेटा डिजिटल फुटप्रिंट क्या होते हैं, वो हमारी कुछ ऐसे ट्रेल्स या ट्रेसेस हैं जो हमने ऑनलाइन छोड़ दिए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हम चल के गए थे ऑनलाइन पे कुछ छोड़ दिए, नहीं। भाई देखो, उसमें भी दो चीजें होती हैं, पैसिव डिजिटल और एक्टिव डिजिटल। पैसिव डिजिटल में क्या कि आपने कुछ डेटा आपसे कलेक्ट किया गया और आपको पता भी नहीं चला, आपके कंप्यूटर से वो डेटा निकल गया है। या फिर एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट क्या होते हैं कि जो आपने डेटा जैसे अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड जानबूझ के किसी वेबसाइट के संग शेयर करे हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप क्या होते हैं, ये ट्रेल्स कहलाती हैं या ट्रेसेस, जिससे कोई आप तक ट्रेस करके पहुँच सकता है, आपको हैक कर सकता है। अब पासवर्ड भाई आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बन ही चुका है। तो पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ पर आपको कुछ टिप्स बताई गई हैं कि कभी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ना बनाएँ, ज़्यादा लंबा ना रखें पासवर्ड को। उसके अलावा भाई सेम पासवर्ड सभी अकाउंट पे ना डालें, क्योंकि एक हैक हुआ तो फिर सब हैक हो जाएँगे। और कॉम्बिनेशन रखें उसे एबीसीडी और नंबर्स का। बाकी कोई डिक्शनरी से या कोई प्रॉपर नाउन ना लें वर्ड में, वो दिक्कत का विषय होता है वहाँ पर। और कोई रैंडम कॉम्बिनेशन आप वहाँ पर ले सकते हैं, जो कि आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है बेटा। अब डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है बच्चा पार्टी? डिजिटल सिग्नेचर इज़ अ डिजिटल कोड दैट गारंटीज़ अ डॉक्यूमेंट और ट्रांज़ैक्शन थ्रू एन्क्रिप्शन एंड पासवर्ड। कि मतलब ये डिजिटल कोड होता है जो कि गारंटी करता है क्या, कि हमारा जो डॉक्यूमेंट या ट्रांज़ैक्शन है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है सर, कोई खोल ही नहीं सकता। तो डिजिटल सिग्नेचर आप मतलब जब तक किसी को कोड दोगे नहीं तो कोई उस तक पहुँच ही नहीं पाएगा। मालवेयर क्या है सर? मालवेयर आप देखो किसी भी मैलिशियस प्रोग्राम जो कि आपके कंप्यूटर में आपकी जानकारी के बिना घुसे आया है, कंसेंट के बिना आ गया और आपके अनोइंग इफेक्ट्स वहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है कंप्यूटर में, उस अपन उसको क्या कह देते हैं, मालवेयर कह देते हैं। अब देखो कई सारी चीज़ें होती हैं मालवेयर में, क्या कंप्यूटर वायरस है, वर्म्स हैं, ट्रोजन हॉर्सेस हैं, स्पाईवेयर, एडवेयर, रैनसमवेयर, फिशिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। बात करें वायरसेस की, तो वायरस यार फुल फॉर्म ये रही, ठीक है? ये एक प्रोग्राम या पीस ऑफ कोड होता है जो कि आपके कंप्यूटर में लोड किया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। बाकी ये किसी भी फाइल के संग आपके अटैच हो जाएगा और उसे करप्ट कर सकता है। वर्म्स क्या होते हैं? भाई देखो, ये ऐसे मैलिशियस प्रोग्राम होते हैं जो खुद ही अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहते हैं अगर एक बार ये हमारे कंप्यूटर के अंदर आ गए। और ये किसी स्पेसिफिक फाइल को खराब नहीं करते हैं, ये सिर्फ़ भाई पूरी डिस्क की जगह करते रहते हैं और आपके कंप्यूटर की जो फंक्शनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है। अब ट्रोजन हॉर्सेस क्या होते हैं? ये बेटा ऐसे मैलिशियस प्रोग्राम हैं जो क्या करेंगे भाई, आपकी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे। जैसे जो भी आप की स्ट्रोक मतलब कीपैड पे जो भी लिख रहे हो वो क्या होने लगा, रिकॉर्ड होने लगेगा। अब मान के चलो आपने कभी कोई पासवर्ड डाल दिया अपना, तो यार ये उसे भी रिकॉर्ड कर लेंगे और पता चला जाके आपका अकाउंट हैक कर दिया। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर, ठीक है? बाकी ये यूज़र कैसे इंस्टॉल कर लेता है धोखे में आकर कि ये तो कोई यूज़फुल और हार्मलेस प्रोग्राम है, जबकि ऐसा होता नहीं है। अब अगला आता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या बेटा कि वो अलग से एक ऐसा मालिशियस प्रोग्राम होता है जिसको जानबूझ के आपके कंप्यूटर की निगरानी रखने के लिए भेजा जाता है, स्पाई करने के लिए, जिससे आपका जो डेटा है वो डिस्क्लोज़ हो सके। एडवेयर बेटा, एडवेयर कोई मालिशियस प्रोग्राम तो हम नहीं कह सकते, पर हाँ, जैसे जो आपके एड्स शो होते हैं रहते हैं ना, वो भी बेटा आपकी जानकारी लेकर ही आपको दिखाए जाते हैं कि जो-जो आप पसंद करते हो उसी चीज़ के वहाँ पर एड्स पॉप अप होने लगते हैं। तो वो आपकी क्या हैबिट्स को ट्रैक करते हैं और वो आपकी स्पेसिफिक आपको एडवर्टाइज़मेंट दिखाएँगे। रैनसमवेयर क्या होता है? रैनसमवेयर बेटा ऐसा कुछ मालिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आपके पहले तो कंप्यूटर में डाल देंगे और आपका डेटा ले लेंगे। देन फिर आपसे क्या माँगेंगे? फिरौती माँगेंगे कि भाई फिरौती दे दो वरना तुम्हारा डेटा जो है वो हम भेज देंगे।
ठीक है? या फिर डेटा को ये लोग कहीं लॉक करके रख देते हैं और आपका खुद को ही एक्सेस नहीं कर देंगे डेटा तक, जब तक आप फिरौती जमा नहीं करेंगे। फिर अगला जो काम है वो आता है फ़िशिंग। फ़िशिंग को मैं यहाँ नहीं आगे बताऊँगा। आगे क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 सबसे इम्पोर्टेंट साइबर थ्रेट्स लिख रखे हैं। क्या? फ़िशिंग, इसमें ईमेल स्पूफिंग, चैट स्पूफिंग। देखो भाई, ईमेल फ़िशिंग क्या होता है? ये बेटा ऐसा इसमें क्या करेगा, कोई आदमी आपको ईमेल भेजेगा और आपको ऐसा डिस्गाइज़ करेगा, मतलब बहरूपिया बनेगा क्या कि मैं तो इस बैंक से हूँ, मुझे अपना ओटीपी दे दीजिए, ये दे दीजिए, या कोई वेबसाइट का फ़ेक आदमी होगा ये। तो उसकी वजह से आप क्या करोगे, उसे दे दोगे, आप उ उस पे भरोसा कर लोगे, देन वो आपको क्या फाइनेंशियल लॉस भी पहुँचा सकता है और आपकी रेपुटेशन को भी लॉस कर सकता है। अगला जो क्राइम है वो क्या है, ईमेल स्पूफिंग। इसलिए बेटा ईमेल की मदद से किया जाता है। मान के चलो बाबूजी, आपको ईमेल आ गया किसी का ट्रस्टेड रिसोर्स से, ऐसा आपको लगता है कि वो ट्रस्टेड रिसोर्स से आया है। पर ये क्या करेगा, ये आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगा एंड देन बेटा उसके बाद आपकी जो है वो अपना बैंक पा जैसे ज़्यादातर पासवर्ड और बैंकिंग डिटेल ही होती हैं, तो उससे आपको कुछ लॉस करवा देगा ये। ठीक है? फ़िशिंग और ईमेल स्पूफिंग काफ़ी हद तक सेम है, पर फ़िशिंग क्या है, ईमेल से हट के भी काफ़ी सारी उसमें चीज़ें हो सकती हैं और ज़्यादातर ये अपना जो पर्सन है उसकी भाई क्या करेंगे, फाइनेंशियली डैमेज करते हैं। और चैट स्पूफिंग की बात करें तो जो यहाँ पर अपन काम ईमेल की मदद से कर रहे थे, वो यहाँ पर अपन व्हाट्सएप की मदद से लिख के करेंगे। जैसे आता नहीं है व्हाट्सएप पे कि आपकी लॉटरी लगी है 10 लाख रुपए की, ये कर दो, वो कर दो। तो बस डिफरेंस इतना आता है इन दोनों चीज़ों में कि ये चैट की मदद से हो रहा है, वो ईमेल की मदद से हो रहा था। तो भाई ये आप इसकी डेफिनिशन भी यहाँ पर लिख सकते हैं, याद कर लीजिएगा। इसी के साथ-साथ बेटा मैंने आपको ये चैप्टर है वो पूरा खत्म करा दिया है। बाकी आपका यहाँ पे कंप्यूटर का केयर कैसे करनी है वो भी है, कि भाई आपकी कुकीज़ है उनको ऑफ करके रखिए। आप किसी भी कंटेंट को डाउनलोड करने से पहले देखिए वो ट्रस्टेड रिसोर्स से है या नहीं है। उसके बाद रेगुलर डेटा का बैकअप लेते रहो। अपना जो सिस्टम है उस पर बेटा कुछ ही लोगों को काम करने दो, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। बाकी अपने कंप्यूटर का कम से कम 1 महीने में तो एक बार फुल स्कैन करो और एंटीवायरस भी इंस्टॉल करके रखो। इतनी चीज़ें करोगे तो कंप्यूटर सेफ रहेगा, तुम भी सेफ रहोगे। बाकी ये कुछ है हज़ार्ड और उसके बारे में तो जो मेरे को बताने लायक तो नहीं लग रहा है, इसको आप खुद पढ़ लेना, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तब तक के लिए टाटा गुड बाय सी यू। मिलता हूँ अगली वीडियो में आपसे। जय भोले की।